Yes, good morning, class 8. A very good morning to all of you. As you all know that we were in chapter number 7 in last class, and today we are going to discuss the same chapter. That is chapter name is Weavers, Iron Smelters, and the Factory Owners. Yes, and today we are going to continue this chapter. And as you all know that in last class we were already discussed about this chapter, and in this some topics also. So as you know that in last class we were already discussed about who were the weavers. Yes, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेवर्स कौन थे। इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर का नाम है वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, इसकी में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में और डिस्कस किया था। दैट इज हु वेर द वेवर्स, वेवर्स कौन थे, इनका काम क्या था, कहाँ से ये लोग आए थे, कौन कौन लोग इसमें इंक्लूड थे, इस तरह की चीजें हमने इसमें पढ़ी थी, राइट। उसके बाद से हमने देखा था द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। यस, पहले तो वेवर्स के बारे में हमने जाना, फिर ये भी जाना कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो डिक्लाइन क्यों बढ़ा, क्यों उसका डिक्लाइनेशन हुआ, ठीक है, इसके क्या रीजंस थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड द टेक्सटाइल प्रोड्यूसेस इन इंडिया इन सेवरल वेज। यस, लास्ट क्लास में आप लोगों को ये डिस्कस किया था। फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete with the British textile in the European and American markets. And second, exporting textile to England is become increasingly difficult since very high duties. Yes, ये दो कारण थे। एक तो वहाँ के जो इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड कम हो गया था, दूसरे में जो था वो यहाँ पे ड्यूटीज बहुत बढ़ा दिए गए थे, इस पे टैक्स बहुत बढ़ा दिए गए थे, जो कि रीजन था बेसिकली इंडिया कह सकते हैं द डिक्लाइनेशन या फिर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल के डिक्लाइन होने का यही कारण था। सबसे पहले हमने जाना वेवर्स के बारे में। जैसे कि वेवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज्ड इन वेविंग। ये वेवर्स ऐसे थे जो बेसिकली वेविंग के लिए जाने जाते थे, एक ऐसी कम्युनिटी थी जो वेविंग के लिए जानी जाती थी। फिर हमने देखा डिक्लाइनेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल कैसे हुआ। फिर हमने देखा कॉटन मिल्स कम अप। यस, इतना ही नहीं, हमने आगे भी डिस्कस किया था कॉटन मिल्स जो है कैसे सामने उभर कर सामने आए, और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्चुअली the topic the sword of the Tipu Sultan. Yes, it is very important topic, as you all know that because today we are going to discuss about the legendary person and the things that is totally belong to a legendary person, that is the sword, and yes, the person is Tipu Sultan. आप सब बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होंगे इस नाम से, इनके नाम से। टीपू सुल्तान जो है कौन थे, हम लोग इनके एक्चुअली स्वॉर्ड के बारे में बात करेंगे। यस, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड उड्स स्टील। यस, इसमें एक लाइन और है उड्स स्टील। एक्चुअली टीपू सुल्तान का जो स्वॉर्ड यानी तलवार थी उनकी, वो कैसी थी और उड्स स्टील का इस्तेमाल, यहाँ वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया, बेसिकली आज हम लोग ये भी देखेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या है। फिर आगे देखेंगे अबैंडनेड फैक्ट्रीज इन विलेज, नॉट फैक्ट्रीज, अबैंडनेड फर्नेस इन विलेज। हाँ, गांव में, विलेज में फर्नेस जो होता है जहां पे किसी तरह का मेटल या फिर किसी तरह का टूल्स तैयार किया जाता है, जिस ओवन में, जिस भट्टी में, उसे फर्नेस कहते हैं, ठीक है, उसे अबैंडनेड क्यों छोड़ दिया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कारण था जो कभी उस गांव में ये फर्नेस में बहुत सारे तरह की चीजें तैयार की जाती थी, चाहे वो टूल्स हो, चाहे किसी पर्टिकुलर किस्म का कह सकते वेपन ही क्यों ना हो, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइप का स्टील क्यों ना हो, इतनी सारी चीजें तैयार होती थी, लेकिन अभी वो फाइनली क्या है, अबैंडनेड, यानी कि उसे छोड़ दिया गया है, यूज नहीं होता है। इस पे भी डिस्कस करेंगे। लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट इज आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। यस, आयरन और स्टील फैक्ट्री जो थे इंडिया में आए, स्टैब्लिश हुए, और नो डाउट यहाँ पे वो लोग बहुत अच्छी तरह से एक्सपेंड हो गए हैं, अपने कह सकते हैं बिजनेस को, ट्रेड को एक्सपेंड किया, किस तरह से किया, इस सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान एंड उड्स स्टील। लेट्स सी व्हाट इट इज एक्चुअली इन दिस टॉपिक। सो हियर इट इज, we begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799। यस, अगर हम आयरन एंड स्टील की बात करें तो ठीक है, जब भी इसकी बात या आयरन स्टील मेटलर्जी की बात जब भी आती है तो इसकी शुरुआत अगर हमें करना है तो हम उनसे करेंगे जो कि
फेमस स्टोरी से करते जो कि टीपू सुल्तान से संबंधित है। यस, टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर, जिन्होंने मैसूर पे रूल किया था टिल 1799 इन्होंने रूल किया था। कैसे जरा देखते हैं क्या है। फाउट 4 wars विद द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग विथ हिज स्वॉर्ड इन हैंड, इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे ब्रिटिशियों से, ठीक है, और अंततः इन्होंने इनकी मौत हुई अपने तलवार के साथ, अपने हाथ में तलवार रखकर इनकी एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। कह रहा फाउट 4 wars विद द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग विथ हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड, अपने तलवार को अपने हाथ में रखकर ये मरे थे युद्ध के दौरान, ठीक है। टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड आर नाउ पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल कलेक्शंस इन म्यूजियम इन इंग्लैंड। ऐसा क्या था जो टीपू का जो स्वॉर्ड था, टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड यानी तलवार था इनका, वो आज बहुत ही बेशकीमती चीज बनकर इंग्लैंड के म्यूजियम में स्टोर किया गया है। कुछ तो खास बात थी इनके तलवार में, टीपू सुल्तान के तलवार में कुछ तो खास बात थी जो चीजें अब उनके मरने के बाद इंग्लैंड के म्यूजियम में बहुत ही बेशकीमती कह सकते हैं सामान के तौर पर उसे सजोया गया है। देखते हैं वो कौन सी चीजें थी जो इसे बहुत ही स्पेशल और अलग बनाती है। लेट्स सी। कह रहा बट डू यू नो व्हाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल, क्या आपको पता है ये स्वॉर्ड इतना स्पेशल क्यों है? लेट्स सी। द स्वॉर्ड हैड इनक्रेडिबल हार्ड एंड शार्प एज दैट कुड इजीली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर। यस, उस स्वॉर्ड यानी उस तलवार की खास बात ये थी कि वो इतने जबरदस्त कह सकते हैं सामान का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि द स्वॉर्ड हैड इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज, उसकी इतनी एज यानी कि उसकी जो धार थी इतनी तेज थी कि वो ओपोनेंट के आर्मर को बीचों बीच चीर सकती थी, बीचों बीच 2 टुकड़ों में कर सकती थी। उस तलवार में इतनी धार थी, कह सकते वो तलवार इतना स्ट्रांग हुआ करता था। किसका? टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड। यस, आगे कहता है द क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कम फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड उर्ज। हाँ, अब यहाँ जो टॉपिक है हमारा द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड उर्ज स्टील जो है उसका इस्तेमाल एक्चुअली टीपू सुल्तान का जो हथियार बनाने में किया गया था। और ये एक तरह का कह सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कम फ्रॉम द स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील, एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील हुआ करता था जिसे हम उर्ज के नाम से जानते थे, राइट, विच वाज प्रोडक्ट ऑल ओवर द साउथ इंडिया, जो बेसिकली साउथ इंडिया में प्रोडक्ट इसका प्रोडक्शन होता था। उर्ज स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड प्रोड्यूस अ वेरी हाई शार्प एज विद फ्लोइंग वाटर पैटर्न। दिस पैटर्न कम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। हाँ, इनका जो तलवार जो तैयार किया गया था बहुत ही शार्प एज, अभी भी जैसे मैंने बताया इस तलवार में इतनी शार्प धार थी, इतनी इसकी कह सकते हैं कि धार तेज थी कि ओपोनेंट के आर्मर को बीचों बीच 2 टुकड़ों में कर सकती थी। इस तलवार की ये ताकत थी। इसे एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल से तैयार किया गया था जो कि बहुत ही स्पेशल तरह का सामान से तैयार किया था, इसकी अलग ही महत्व थी। आगे कहता है फ्रांसिस, फिर कहता है फ्रांसिस बुचेनेन who toured through the मैसूर in 1800। यस, फ्रांसिस जो बुचेनेन थे उन्होंने मैसूर का टूर किया। ये एक फॉरेनर थे एक्चुअली, फ्रांसिस जो थे वो फॉरेनर थे। कहता है ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ ही लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय व्हिच वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मेनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन मैसूर। अच्छा, ये फार्निस नाम का जो इंसान थे जो कि ये फॉरेनर थे, ये आए थे कहाँ? हु टूर्ड थ्रू द मैसूर इन 1800 शताब्दी के आसपास में ये आए थे मैसूर में टूर करने। और इतना ही नहीं, जब टीपू सुल्तान का डेथ हुआ और ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान के डेथ के जस्ट बाद ही लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ टेक्निक। इन्होंने एक टेक्निक बताया कि किस तरह से एक अकाउंट मतलब कि एक तरह का खाका तैयार किया, डेटा तैयार किया। उसमें इस चीज का जिक्र था कि टेक्निक बाय विच वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन मेनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस। लगभग कई 100 स्मेल्टिंग फर्नेस थे, पिघलनशाला जिसे कहते हैं, फर्नेस जिसे भट्टी, गलनशाला गलन भट्टी कहते हैं, उसमें उर्ज हथियार जो है वो तैयार किए जाते थे फर्नेस इन द मैसूर में। उन्होंने इस चीज को बताया, काउंट किया। इन दिस फर्नेस आयरन वाज मिक्स्ड विद द चारकोल एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट। यस, उन्होंने आयरन, इस तरह के आयरन को बनाने के तैयार तौर तरीके, टेक्निक को उन्होंने सीखा, काउंट किया, बताया कि किस तरह से, जो कि मैसूर में लगभग 100 से ज्यादा भट्टियां थी जिसमें इस तरह के हथियार तैयार किए जाते थे। और तैयार करने का टेक्निक जो था वो कह रहे हैं इन दिस फर्नेस आयरन वाज मिक्स विद
चारकोल, हाँ आयरन को चारकोल के साथ मिक्स किया जाता था एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट, एक स्मॉल कह सकते हैं आप क्ले पॉट में इसे डाल दिया जाता था। थ्रो एंड इंटरक्रेट control of temperature, the smelter produce steel ingots. Yes, we are used for the sword making, not just in India but in West Central Asia too. और उससे क्या होता था, एक लोहे की सिल्ली कहते हैं, जैसे कि इसे कह सकते हैं इंगॉट्स, वे यूज फॉर द स्वॉर्ड, तलवार के लिए इस जब पॉट में डाला जाता था उस मटेरियल को, उसके बाद से वो एक सिल्ली के तौर पर तैयार हो जाता था, उसे निकाल कर उसको कटिंग करके उससे तलवार तैयार किया जाता था। और जो वुड स्टील था वो इतना स्ट्रांग था कि वो तलवार को एक स्पेशल काइंड ऑफ थिंग का दर्जा दिलाता था, प्रदान करता था। और इतना ही नहीं, उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो स्मेल्टर थे वो इस तरह से बनाते थे कि सिल्ली के तौर पर बाहर आता था एंड उससे तलवार बनाया था। और इतना ही नहीं, सिर्फ इंडिया कह रहा है, sword making not just in India but West and Central Asia too, इसका इस्तेमाल वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी किया जाता था। ये टेक्निक तलवार बनाने की इतनी जबरदस्त थी, वुड स्टील से तलवार को तैयार करना, कि उसका कोई तोड़ नहीं माना जाता था। और उस तलवार का इस्तेमाल हमारे टीपू सुल्तान जो है वो किया करते थे। तो कुछ ना कुछ खास बात उस तलवार में हुआ करती थी। उर्ज एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ वर्ड उक्कू, हाँ उर्ज जो है अंग्रेजीकृत कह सकते हैं, अंग्रेजी भाषा से ली गई एक शब्द है, अंग्रेजी भाषा में ली गई शब्द है, जो कि बेसिकली कन्नड़ के वर्ड उक्कू से आती है, तेलुगु में हुक्कू से एंड तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू से। उरुक्कू नाम का इसका मतलब होता है मीनिंग स्टील, एक तरह के स्टील है जिसे अंग्रेजीकृत किया गया है और उसे उर्ज नाम दिया गया है। बेसिकली इन लोकल लैंग्वेजेस में इस तरह के इसके नाम दिए जा चुके हैं। और आगे कहता है इंडियन वुड स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। अच्छा, इंडियन वुड स्टील की एक और खासी बात थी, ये फैसिनेटेड था, मतलब कि जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे उनके कहीं ना कहीं फैसिनेट करता था। दैट मींस कह सकते हैं कि उनको अट्रैक्ट भी किया इसने। कैसे? अपने प्रभावशाली तरीके से बनाने, कह सकते हैं इसके बनाने का कारण ऐसा था, बनाने का तौर तरीका ऐसा था, इसमें मटेरियल ऐसे इस्तेमाल होते थे कि इस स्वॉर्ड की खासियत थी और जो वुड स्टील था उसको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किए। आगे कहते हैं माइकल फैराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये बात आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। दैट इज माइकल फैराडे द लेजेंडरी साइंटिस्ट। ये कोई ऐसे वैसे ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, लेजेंडरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस चीज का खोज किया था? इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इन्होंने खोज किया था। स्पेंड 4 ईयर स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन वुड। इन्होंने अपने जीवन के 4 साल बिताए हैं इस चीज की स्टडी करने में कि इंडियन जो वुड्स हैं, राइट, स्पेंड 4 years स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियन वुड्स, यानी 1818 से लेकर 1822 तक इन्होंने अपने सिर्फ इस चीज की स्टडी में लगा दी है कि इंडियन वुड्स का जो स्टील है उसकी क्या खास बात है, उसके मटेरियल जो है क्या है जिसे बेसिकली तलवार तैयार किया जाता है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया के अलग अलग भागों में भी इसका इस्तेमाल होता था। तो माइकल फैराडे ने इस पे स्टडी किया लगभग 4 सालों तक, राइट। उसके बाद कहता है हाउएवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस व्हिच वाज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया। और इसका जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया बहुत तरह से वाइडली स्प्रेड हो चुका था, राइट, वाज कंप्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। लेकिन यह एक पॉइंट है, कह रहा है स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन वुड हाउएवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस व्हिच सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में तो लोग जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इसका प्रचलन लोगों के जहनों से कह सकते हैं दिमाग से निकलता है, लोगों ने इसका इस्तेमाल बहुत ना के बराबर कर दिया। कह रहा वाज कंप्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के बीच आते आते इसका इस्तेमाल बहुत ना के बराबर हो गया। बस दक्षिण भारत में कुछ ऐसे जगह थे जहां पे इसका इस्तेमाल स्टील का इस्तेमाल होता था, बाकी ना के बराबर रह गया था। कह रहा है कैन यू गेस व्हाई दिस वाज सो? क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? देखते हैं, लेट्स सी। The sword and armor making industry died with the conquest of India by the British and import of iron and steel from the England. Okay, the matter is that the sword and armor making industry जितने भी थे died with the conquest of India। हाँ, वो
लगभग ना के बराबर समाप्त हो चुके थे बाय द ब्रिटिश एंड इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम द इंग्लैंड। कहीं ना कहीं आयरन एंड स्टील जो है वो इंग्लैंड से इंपोर्ट हुआ जाने लगा, इंपोर्ट किया जाने लगा। हम कह सकते हैं ये सब चीजें इंग्लैंड से इंपोर्ट होने लगी। उस जितने भी जो चीजें पहले अवेलेबल थी इसलिए यहाँ हमारे इंडिया में वो अब बाहरी देशों से मंगाया जाने लगा, इंग्लैंड से। और क्या कहता है, डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट बाय द क्राफ्ट पीपल इन इंडिया, जिसकी वजह से जितने भी क्राफ्ट पर्सन थे, क्राफ्ट पीपल इंडिया थे, वो एक जगह से दूसरे डिस्प्लेस्ड होने लगे। कह सकते हैं कि जगह छोड़ के जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो स्टील है वो बेसिकली बाहर से मंगाया जा रहा था, हमारे देश का स्टील जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा था। 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते इसका प्रचलन बहुत नाम मात्र के बराबर रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने डिस्प्ले अपने आप को डिस्प्लेस यानी कि प्रवासी होना ज्यादा मंजूर समझा। इस वजह से कहीं ना कहीं इस स्टील की जो है डिमांड 19वीं शताब्दी के मध्य या उसके बाद बहुत ना के बराबर रह गई थी। आगे कहता है अबंडोनेड फर्नेस इन विलेजेस। अब आपको समझ में आ गया इस टॉपिक का मतलब कि जो फर्नेस है उसे छोड़ क्यों दिया गया। अभी मैंने टॉपिक में जो डिस्कस किया क्यों इस तरह की चीजें हुई थी, राइट। अब आगे जो अगला टॉपिक है अबंडोनेड फर्नेस इन विलेज, आपको अंदाजा लग गया क्यों जो फर्नेस है छोड़ दिए गए, कारण कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। लेट्स सी जरा इसे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक रेफरिंग आयरन। यस, हाँ, वुड स्टील का जो इस्तेमाल है, प्रोडक्शन है, वो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक से तैयार किया जाता था, राइट। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और इतना ही नहीं, 19वीं शताब्दी के कह सकते हैं आते आते उसके अंत आते आते जो आयरन स्टील जो था, आयरन इंडस्ट्री था, वो बहुत ही कॉमन हो, प्रोड्यूसिंग ऑफ आयरन बहुत कॉमन हो चुका था। कह रहा बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन, वो बहुत कॉमन हो चुका था। अब ऐसा नहीं है कि कोई खास फैक्ट्री इसके लिए तैयार किया जाए, उसमें इस तरह के टेक्निक इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ कॉमन हो चुका था। स्पेशल काइंड ऑफ टेक्निक जो था, हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक, वो इस्तेमाल ना होकर कॉमन तरीके से स्टील तैयार किया जाता था, राइट। फिर कहता है in Bihar and central India in particular every district has a smelter that used local deposits of ore to produce iron in which widely used for the manufacture of implement and tools daily usage। हाँ, बिहार और ऐसे इंडिया में बहुत सारे जगह थे जहाँ पे लोकल स्मेल्टर्स थे, वहाँ के लोकल ओर का इस्तेमाल करके इसका कह सकते हैं टूल्स या फिर और भी औजार हथियार इस तरह की चीजें बनाया करते थे, जिसकी तरह से इस तरह के हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा उस समय। कह रहे हैं इन बिहार इन सेंट्रल एशिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट, लगभग अमूमन सब डिस्ट्रिक्ट में, राइट, हैज स्मेल्टर दैट यूज लोकल डिपोजिट। लोकल डिपोजिट दैट मीन कि कहीं जहां भी और इस तरह का ओर्स जो है डिपोजिटेड थे, उसका इस्तेमाल करके ये लोग स्टील का तैयार करने लगे, जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका था उस समय। द फर्नेस वेयर मोस्ट ओपन ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक। हाँ, फर्नेस जो थे बेसिकली सन ड्राइड ब्रिक से बने थे और कह सकते हैं कि क्ले से बना करते थे। तो कह रहा है द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन एंड वुमेन वर्क इन द ब्लोज। और स्मेल्टिंग डन तब होता था जब मैन उसमें लगते थे, वुमेन भी आती थी, और ब्लोज यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह का बिलोज कह सकते हैं, डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ के यहाँ आप जब जाते हो ऐसे से कुछ उसको हैंड को अप डाउन खींचता है, जिससे एक तरह का डिवाइस है जो कि एयर को ब्लो करता है। तो कह रहा है द स्मेल्टिंग वाज डन बाय द मैन व्हाइल वुमेन वर्क टू ब्लोज। हाँ, स्मेल्टिंग काम जो मैन है तभी कर पाते थे जब महिलाएं उस इक्विपमेंट से एयर ब्लो करने का काम किया करती थी। यस, पंपिंग एयर दैट कीप द चारकोल बर्निंग। उससे इस इक्विपमेंट से एयर को पंप किया जाता था, जिससे कि चारकोल बर्न होता था, और मैन तब जाके उस आयरन को स्मेल्ट कर पाते थे। बाय द लेट 19th सेंचुरी हाउएवर द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज डिक्लाइन। हाँ, 19वीं शताब्दी कह सकते हैं, लेट 19 यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज डिक्लाइन, जो कि पतन की ओर जाने लगा। इस तरह का इस आयरन स्मेल्टिंग का जो काम था ये अपने पतन की ओर जाने लगा। लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे या फिर अलग तरीकों से इसे तैयार करते थे, जो टेक्निकली जो सिस्टमेटिकली तौर तरीका था इसे तैयार करने का, वो ना होके किसी और तरीके से या फिर ना के बराबर लोग किया करते थे। कह रहे हैं इन मोस्ट विलेजेस फर्नेस फेल इनटू द डिसयूज एंड अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। हाँ,
बहुत सारे गांव में क्या होता था, इस तरह के जो फर्नेस थे लगभग ना के बराबर इस्तेमाल किए जाने लगे, क्योंकि इसमें मैन पावर भी लगता था, कहीं ना कहीं एक स्पेशल काइंड ऑफ ओर का इस्तेमाल होता था, एक हाईली टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे चलकर डिसयूज यानी ना के कम यूज होने लगे या ना के बराबर यूज होने लगे, एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस कम डाउन, और जो अमाउंट जो आयरन प्रोड्यूस होता था वो बहुत ही नीचे चला आया, ना के बराबर वहां से आयरन का प्रोडक्शन होने लगा। कह रहा है वाई वाज दिस सो, ऐसा क्यों हुआ, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ दैट यू हैव रीड इन चैप्टर 4 when the colonial government prevented people from the entering the reserve forest, how could the iron smelters find wood for the charcoal। बिल्कुल पहला कारण ऐसा होने का जो हम लोग का टॉपिक है abandoned furnace in villages, क्यों ये बंद पड़ गया, इसका सबसे पहला ये कारण है कि कह सकते हैं कि लोगों का जो जंगलों में जाना आना बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल रूल जब से स्थापित हुई था, हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया है, कॉलोनियल रूल जब से स्थापित हुई तब से आम लोगों का जाना जंगल में मना हो गया और फॉरेस्ट को क्या किया, रिजर्व कर दिया गया। वही यहाँ कह रहा है वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ दैट यू हैव रीड इन चैप्टर 4 when the colonial government prevented people from entering the reserve forest। रिजर्व फॉरेस्ट में जब आम लोगों का घुसना बंद हो गया कॉलोनियल रूल के टाइम, तब क्या हुआ, हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड, हाँ जो आयरन स्मेल्टर्स थे वो कैसे लकड़ी ढूंढ पाएंगे लोहे को बनाने के लिए, उसकी भट्टी में लगाने के लिए, चारकोल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, फिर कहता है when could they वेयर कुड दे गेट आयरन ओर, और हाँ वो आयरन ओर भी कहाँ से पाई, क्योंकि जंगलों में अक्सर इसका खजाना कह सकते हैं कि डिपॉजिट था आयरन ओर, अक्सर एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या था डिपॉजिट हुआ करता था फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट के अंदर, जिसमें जाना पूरी तरह प्रतिबंध हो गया था। डिफाइन फॉरेस्ट लॉ द ऑफन एंटर्ड इन फॉरेस्ट स्ट्रिक्टली एंड कलेक्टेड वुड, हाँ और इन सब के बावजूद कह सकते हैं कि ये लॉ लगने के बाद भी जो स्मेल्टर्स थे वो कहीं ना कहीं इस लॉ को चुनौती देते हुए डिफाइन फॉरेस्ट लॉ दे ऑफन एंटर्ड इन द फॉरेस्ट सेक्रेटली, ठीक है, एंड कलेक्टेड वुड बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द लॉन्ग, हाँ वो चोरी छुप छुपा के जंगल में एंटर करते, क्योंकि जंगल में घुसना उस समय कानूनी अपराध माना जाता था, क्योंकि जंगलों को रिजर्व कर दिया गया था। अब आयरन स्मेल्टर्स को लकड़ियां चाहिए थी अपने जलावन के लिए या फिर अपने कह सकते हैं फर्नेस को इस्तेमाल करने के लिए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इतने में उन लोगों ने क्या किया, चोरी छुप छुपा के जाते थे जंगलों से लकड़ियां या चारकोल्स जो लेके आते थे और उसे अपना इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये जो ऑक्यूपेशन है लंबे समय तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि ये इलीगल था। छुप छुपा कर 2-4 दिन 10 दिन जा सकते हैं, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एक ये भी रीजन रहा था इसके डिक्लाइन होने का। कह रहा मेनी गेव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक फॉर द अदर मींस ऑफ लाइवलीहुड, और बहुतों ने इस धंधे को, इस काम को छोड़ दिया और अपने जीवन यापन के लिए किसी दूसरे तरह के काम को तलाश कर लिया उन लोगों ने और उससे अपने काम को करने लगे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण से हम कह सकते हैं अबंडनेंट फर्नेस इन द विलेज के जितने फर्नेसेस थे जो इस तरह के स्टील को तैयार करते थे वो खाली छोड़ दिए जाने लगे, क्योंकि स्मेल्टर इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो कर नहीं पाते थे, बहुत तरह के टर्म एंड कंडीशन उनके साथ लग गए थे। आगे कहता है इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट but the iron smelters had to pay very high tax to the forest department for every furnace they use, they reduce their income। हाँ, लेकिन बाद में चल के गवर्नमेंट ने कुछ खास विशेष प्रकार के इलाकों में एंट्री करने का आदेश दे दिया कि भाई एंट्री कर सकते हो, लेकिन बदले में आयरन स्मेल्टर्स को उसके लिए बहुत ही हाईली टैक्स पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका इनकम बहुत रिड्यूस हो चुका था, कम हो चुका था स्मेल्टर्स का। इसलिए कह रहा है the forest they have to pay taxes to the forest department। हाँ, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक हाईली टैक्स पे करना पड़ रहा था, जो कि उनके लिए बहुत ही फायदा जो है नाम मात्र के बराबर रह गया था, जिसकी वजह से भी उन लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। कह रहा मोर ओवर बाय द लेट 19th century आयरन एंड स्टील वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन, और इतना ही नहीं, इससे भी बुरा होना बाकी था। फैक्ट्रियां तो बंद हुई, ये जो आपके फर्नेस है ये बंद तो हुए, साथ साथ जो स्टील जो है वो कब की बात है, लेट 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक जो आपके स्टील आयरन स्टील थे वो कहां से इंपोर्ट किए जाने लगे, कहां, ब्रिटेन से मंगाए जाने लगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में इसका डिमांड बढ़ा और कह रहा है
Iron Smith in India began using the imported iron from manufactured utensils and implements. यस, और इतना ही नहीं, ब्रिटेन से आपको सारे सामान औजार तो स्टील जो है मंगाए तो जाने लगे। इसके साथ साथ आयरन स्मिथ जो है इन इंडिया बिगिन यूजिंग द इंपोर्टेड आयरन, उन लोगों जो यहाँ के लोहार थे वो लोग भी इंपोर्टेड आयरन जो थे वहाँ के उसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दिए। कहीं ना कहीं उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो उन लोग भी मजबूर हो गए थे कि हाँ हम ब्रिटेन से मंगाए गए आयरन जो है उसका इस्तेमाल करने लगे। मैन्युफैक्चर्ड यूटेंसिल्स कह सकते हैं, यूटेंसिल्स के इस्तेमाल में या फिर इम्प्लीमेंट्स में। यस, दिस इनइविटेबली लोअर द डिमांड ऑफ द आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर्स। लोकल स्मेल्टर्स के जो आयरन प्रोड्यूस जो होते थे उन निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं बहुत भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि पहली बात तो सारे ओवन जितने फर्नेस है वो बंद हो चुके हैं। कारण जो भी रहा हो, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया। दूसरा कारण ये भी था कि ब्रिटेन से स्टील एंड आयरन का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है स्टार्ट कर दिया गया था। मजबूरन स्मेल्टर्स को कहीं ना कहीं वही स्टील इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसकी वजह से लोकल जितने भी स्मेल्टर्स थे उनके जो व्यवसाय बिजनेस है इससे जो जुड़े थे वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुके थे। By the early 12th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition। और इसके इतना ही नहीं, स्टार्टिंग से ही मतलब हम कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से ही कहीं ना कहीं जो यहाँ के आर्टिसियंस थे कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील फेस न्यू कंपटीशन फेस करने लगे, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। इतने सारे जो है ऑप्शन जो पहले उनके खत्म हो चुके थे और वो मजबूर थे विदेशी जितने भी स्टील्स थे आयरन थे उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा टॉपिक है दैट इज अबैंडनिंग फर्नेसेस इन विलेज, जो छोड़ दिए गए थे। विलेज फर्नेस का इस्तेमाल जो है पूरी तरह से बंद हो चुका था। आगे हम देखेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम अप इनटू द इंडिया। हाँ, इसके बाद से आयरन, और पहले तो था कि आयरन स्टील का मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ होता था, उसका इस्तेमाल बहुत ही अलग अलग तरीके से किया गया। बाद में वो डिक्लाइन भी हुआ नो डाउट, फिर ब्रिटेन से आयरन एंड स्टील मंगाए जाए। लेकिन इसका बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कम अप इनटू द इंडिया। इंडिया में बहुत सारी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो है, बहुत सारे नहीं कह सकते, यहाँ तो किसी पर्टिकुलर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसका भी आना हुआ। कैसे, चलो देखते हैं। हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक है दैट इज आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। लेट्स सी। The year was 1904. Yes, in the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, एंड दोराबजी टाटा, एक चार्ल्स वेल्ड थे जो कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और दोराबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा के जो एल्डेस्ट सन थे दोराबजी टाटा, और जो अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे चार्ल्स वेल्ड, ये लोग 1904 की बात है, अप्रैल के गर्म महीने में ये लोग कहाँ आए, वेयर ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट। ये दोनों जो थे चार्ल्स और टाटा, दोराबजी टाटा, ये लोग अप्रैल के महीने में छत्तीसगढ़ का भ्रमण कर रहे थे। किस चीज के खोज में? आयरन और ओर के खोज में। ये लोग आयरन और ओर खोज रहे थे कि कहीं डिपॉजिटेड होगा, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जरा आगे देखते हैं। They had spent many months on a costly venue looking for a source of good iron and ore to set up modern iron and steel plant in India। ओके, इन लोगों ने बहुत ही लंबा समय गुजारा एक बहुत ही पर्टिकुलर प्लेस पे, महंगा जगह कह सकते हैं। They had spent many months on a costly venture looking for costly venture पे इन लोगों ने बहुत सारा समय, लंबा समय गुजारा। और इतना ही नहीं, किस खोज में, किस उम्मीद में लोगों ने ये समय गुजारा? लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड आयरन ओर, एक उत्तम क्वालिटी कह सकते हैं आयरन ओर के खोज में इन लोगों ने एक लंबा समय गुजारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कह रहा टू सेट अप मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया। इन लोगों का उद्देश्य था एक तरह का मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट जो है इंडिया में स्टेब्लिश करना है हमें, जिसके लिए ये लोग छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे। जो अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे और दोराबजी टाटा जो हमारे इंडिया के ही थे। बेसिकली देखते हैं इनके बारे में। फिर कहता है they had spent many months on costly venture looking for the source of good iron ore to set up modern iron steel and plant in India।
Jamsetji Tata had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने निश्चय किया कि मेरे जितने धन संपत्ति इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है मैं स्टील प्लांट बनाने में लगाऊंगा, इंडिया में एक स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करूंगा, ठीक है। और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। फिर आगे कहता है But this could not be done without identifying the source of the fine quality of iron. लेकिन यह तब संभव था जब तक कि आप एक फाइन क्वालिटी का आयरन ओर का डिपॉजिट आप आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, ढूंढने। कहीं भी आप आयरन स्टील फैक्ट्री को निर्माण नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आयरन ओर का डिपॉजिट ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन थे। तो कह रहा है यहाँ पे भी बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। आयरन और की फाइन क्वालिटी को ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं स्टील प्लांट एस्टेब्लिश कर पाएंगे। वन डे आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वेल्ड एंड दोराबजी यानी कि वो दोनों जो थे दोराब केम अपॉन अ स्मॉल विलेज एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड ऑफ आयरन ओर। एक लंबे सफर के बाद, वो एक दिन की बात है, आफ्टर ट्रेवलिंग मेनी, और बहुत लंबे घंटों तक वो घूम रहे थे फॉरेस्ट में, जंगलों में ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने देखा, दोनों ने देखा क्या कि कुछ लोग जो है स्मॉल बास्केट कैरी किए हुए हैं जिसमें आयरन ओर जो है एकदम फाइन क्वालिटी के आयरन ओर उस बास्केट में उन्हें दिखाई दिए। दीज पीपुल वेयर द एगारीज, एगारीज कहते हैं एक तरह कम्युनिटी है, ठीक है, एग्रीज या एगारीज कह सकते हैं इसे। दीज पीपुल वेयर द एग्रीज विच when asked where they had found this iron ore, Agris pointed to hill in the distance. Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through the dense forest. जब उन लोगों ने, इन दोनों ने उनसे पूछा कि आपने ये जो ओर है कहाँ से पाया, उन लोगों ने हिल की तरफ इशारा किया, कहा कि हम वहां से लेके आ रहे हैं। तो ये सुनते ही जो दोराबजी थे और जो वो अमेरिका के जियोलॉजिस्ट थे, दोनों चल पड़े उसके खोज में कि देखते हैं ये कहाँ से आ रहा, आखिर में क्या है। बहुत ही एक्साइटेड थे और थके हारे भी थे क्योंकि लंबे जंगल को उन्होंने सफर करके यहाँ तक पहुंचे थे। कह रहा है वेल एंड दोराबजी रीच द हिल आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रेक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। घने जंगलों से होते हुए वो उस जगह पर पहुंचते हैं। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर दैट दे हैड लास्ट फाउंड देयर व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर। और लास्ट में वो जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ, हम एक्चुअली जो ढूंढ रहे हैं जिस चीज को, वो चीज यहीं पर है और हमारी जो तलाश है अंततः समाप्त हुई। फिर कह रहा है जो जगह था वो राजहारा हिल्स करके है। राजहारा हिल्स हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड। और जो राजहारा हिल्स था वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर है, ठीक है, हिल है जो कि फाइनेस्ट ओर जो है वहां पाए जाते हैं। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन इतना ही नहीं, वहां एक प्रॉब्लम भी था। प्रॉब्लम क्या था? द रीजन वाट ड्राई, द रीजन वो जो क्षेत्र था वो सूखा था। एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री वाज नॉट टू बी फाउंड नियर बाई। और तो मिल गए थे, डिपॉजिट तो मिल गए थे उन्हें, लेकिन फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है वो है वाटर सोर्स ऑफ वाटर। ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो रीजन अनफॉर्चुनेटली ड्राई था, सूखा हुआ था, वहां पानी का दूर दूर तक कोई सोर्स नहीं था। फिर कह रहा है द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। तो उन लोगों ने अपने सर्च को कंटिन्यू रखा। फिर वो निकल पड़े खोज में कि कहीं तो ऐसा जगह होगा जहां पे और भी डिपॉजिटेड होगा और सोर्स ऑफ वाटर भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। इस सोच में वो लोग फिर से निकल पड़े। The Tata had to continue their search for a more suitable place to set up their factory. However, the Agarias helped in the discovery of source of iron ore that would later supply in Bhilai steel plant. और हाँ, इतना ही नहीं, जबकि जो अगरियाज कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों ने जिस चीज का खोज किया था, जिस ओर का, वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया जाता था। भिलाई स्टील प्लांट जो है उसके लिए उस ओर का इस्तेमाल किया जाने लगा। वो ऐसा नहीं कि उस ओर को छोड़ दिए वो लोग आगे बढ़ गए, उस डिपॉजिट का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। भिलाई स्टील प्लांट जो कि आज पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में आ गया है, भिलाई स्टील प्लांट के नाम से उसे जानते हैं, राइट। फिर कहता है अ फ्यू ईयर लेटर अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा, यस, टू सेट अप द फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप दैट इज जमशेदपुर। जमशेदपुर में एक नदी है स्वर्णरेखा, उसके किनारे जो है इन लोगों की नजर पड़ा और इन लोगों ने कई जंगलों को साफ किया ताकि यहाँ पे आयरन स्टील जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश किया जा सके। जमशेदपुर जो कि झारखंड में आता है,
हेयर वॉज द वाटर नियर आयरन ओर डिपोजिटेड। हाँ, यहाँ पे आयरन ओर तो मिला ही, साथ साथ वाटर भी था, जो कि स्वर्ण रेखा नदी थी। तो कहीं ना कहीं आयरन स्टील के लिए बहुत ही फाइनेस्ट प्लेस में काउंट किया गया, राइट। फिर कहता है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दैट इज टिस्को। टिस्को को टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी को शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं। टिस्को दैट कम अप बिगेन टू प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। 1912 में जो टिस्को है अपना स्टील फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश करके वहां से प्रोडक्शन जो है उसने स्टील प्रोड्यूसिंग जो काम जो है स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं फाइनली वो लोग छत्तीसगढ़ से घूम के आए, लास्टली झारखंड के जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा स्टील जो है उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। टिस्को वाज सेट अप एन opportune time all through the late 19th century. India was importing steel that was manufactured in Britain। और बहुत ही सही समय पे ये टाटा स्टील जो है, टिस्को स्टील इसे स्टैब्लिश किया गया था, बिकॉज इंडिया में जो अभी स्टील थे हम लोगों ने अभी पढ़ा वो कहाँ, ब्रिटेन से मंगवाए जा रहे थे। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया हैड प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल दैट ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड। और इतना ही नहीं, रेलवे का भी एक्सपेंशन हो गया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत फायदेमंद था। जितने ब्रिटिश प्रोड्यूस थे, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते थे उसके लिए भी, या फिर मार्केट के माध्यम से भी एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित हुए। और फॉर ए लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट इन इंडियन रेलवेज वेयर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील यूज बी प्रोडक्ट इन इंडिया। और जितने भी ब्रिटिश एक्सपर्ट थे वो अनिच्छुक थे, उनको लगता नहीं था कि इंडिया में जो है फाइन क्वालिटी का जो है स्टील का प्रोडक्शन होता होगा या कर पाते होंगे। इसलिए कह रहा है रेलवेज वेयर अनविलिंग, इंडियन रेलवेज वेयर अनविलिंग टू बिलीव दैट द गुड क्वालिटी स्टील ऑफ could be produced in India. By the time Tisco was set up, the situation was changing। लेकिन जब टिस्को प्लांट, स्टील प्लांट स्टेबल हुआ, उस समय सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया था। क्या हुआ था देखते हैं। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। यस, 1914 का समय जब वर्ल्ड वार छिड़ा था। स्टील प्रोड्यूसर्स इन ब्रिटेन नाउ हैड टू बी मीट द डिमांड ऑफ वार इन यूरोप। स्टील प्रोड्यूस जो था उसको कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो बढ़ गया था यूरोप में। सो इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली। और कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट होता था ब्रिटिश का जो स्टील जो है इंडिया में जो इंपोर्ट होता था उसका कहीं ना कहीं कह सकते प्रभावशाली तरीके से डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, क्योंकि ब्रिटेन स्टील का जो डिमांड है कहीं और बढ़ गया था, इसलिए वहां सप्लाई कहीं ना कहीं करना था। तो कह सो इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू द इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली, राइट। एंड द इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल। और जो इंडियन रेलवे थी जो कि पहले ब्रिटेन का लोहा इस्तेमाल करती थी, स्टील इस्तेमाल करती थी, वो अब ब्रिटिश का रुख ना करके, उस स्टील का रुख ना करके सीधे टिस्को की तरफ रुख कर लिया अपने रेल यानी अपनी पटरियों के लिए जो रेलवेज ने टिस्को का रुख किया। टिस्को ने बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है सप्लाई किया रेलवेज को, रेल्स यानी कि पटरी सप्लाई की, बनाया या फिर अपने स्टील को दिया रेलवेज को, और रेलवे ने भी इसकी तरफ रुख किया। कह रहा है एंड द वार ड्रैग्ड ऑन द सेवरल ईयर। लगभग कई ईयर तक जो है वार चलता रहा, बढ़ता रहा, आगे घिसता रहा। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर। और टिस्को ने सेल्स एंड कैरेज व्हील जो है वॉर के लिए वो भी बनाना इस्तेमाल किया। बहुत ही सही समय पर टिस्को प्लांट जो है उसका इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का पहली बात ही निर्यात जो है, आयात जो है वो बंद हो चुका था, ना के बराबर कम होने लगा था। उस समय स्टील, टाटा स्टील का डिमांड जो है वो बढ़ गया था। फॉर्चुनेटली कह सकते हैं ऐसा हुआ था। और इतना ही नहीं, आगे कहता बाय द 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर बाय टिस्को। कितना बड़ा चेंजेस यहाँ देखने को मिला। कह रहा है 1919 के आते आते जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने 90% स्टील जो है वो सिर्फ और सिर्फ टिस्को का खरीदने लगे। टिस्को का इस्तेमाल जो है स्टील का इस्तेमाल करने लगे वो लोग। ओवर द टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और टिस्को जो है बहुत ही बड़ा स्टील इंडस्ट्री यानी टाटा का जो जमशेदपुर में स्टील फैक्ट्री है बहुत ही बड़ा स्टील फैक्ट्री के नाम से जाने जाने लगा ब्रिटिश एम्पायर में। और सप्लाई भी इसका 90% जो है बढ़ गया था। सिर्फ और सिर्फ 90% जो है सिर्फ वहाँ की कॉलोनियल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती थी टाटा स्टील का। फिर कहते हैं इन दिस केस ऑफ आयरन एंड स्टील एंड
In the case of cotton textile, industrial expansion occurred only when British imports into the India declined and market for Indian industrial good increased. और हाँ, एक नई बात यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ क्या है ध्यान से सुनना. In this case of iron and steel, as the case of cotton textile, जैसा कि cotton textile का केस हुआ था हमारे इंडिया में, आप लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक वैसे ही iron and steel का भी हुआ. The industrial expansion occurred only when British import into the India declined. और जब ब्रिटिश से इंपोर्ट जो है डिक्लाइन यानी कम हो गया, पतन की ओर बढ़ने लगा, उस समय यहाँ पे स्टील फैक्ट्रीज का जो है एक्सपेंशन यानी ये बढ़ने लगा एक जगह दूसरी जगह, और ये धीरे धीरे करके ज्यादा मात्रा बढ़ने लगा. इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड द मार्केट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड. और भारतीय गुड्स के जितने भी थे उसके जो मार्केट थे वो एकाएक इंक्रीज करने लगे, बढ़ने लगे. दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब छिड़ा था और उसके बाद तक ये चला था, राइट. एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रॉन्गर, द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट प्रोडक्शन बिकम लाउडर. और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी दौर आया था उसके बाद से, इसलिए कह रहा है एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड. नेशनलिस्ट मूवमेंट जितने भी थे, जितने राष्ट्रीय मूवमेंट थे, वो जब डेवलप्ड हुए एंड द इंडस्ट्रियल क्लासेस बिकम स्ट्रॉन्गर. इंडस्ट्रियल क्लास जो है कहीं कहीं मजबूत हो, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री जितनी भी उसके जितने भी स्टील थे, कह सकते हैं सबसे इसका श्रेय जाता है टाटा स्टील. टाटा स्टील का जो स्टील था वो उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था और कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होता रहा, एक जगह दूसरी जगह ऐसे करके बहुत ये बढ़ा और जो आगे चल के बहुत ही डेवलप्ड हुए और इस क्षेत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया उसने. द डिमांड फॉर द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर एंड यस कह रहा है स्ट्रगलिंग टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर द इंडिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसेड मेनी ऑफ दिस डिमांड इन द लास्ट डिकेड ऑफ कॉलोनियल रूल. और कहीं ना कहीं इसके डिमांड को बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया. और कॉलोनियल रूल जो है, कॉलोनियल रूल ने भी इतना ही नहीं, पहले तो वहाँ के लोगों को लगा था, जो वहाँ के जानकार थे उनको लगा था कि इंडिया इतने फाइनेस्ट क्वालिटी के जहाँ एक तरफ उत्पादन नहीं कर सकता, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों ने भी क्या अभी जहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट था उन्होंने 90% ऑफ स्टील एंड आयरन सिर्फ और सिर्फ टाटा कंपनी से मंगवाना स्टार्ट कर दिया. तो कहीं ना कहीं इसने अपनी मार्केट में पकड़ जबरदस्त बनाई है. और आखिरी लास्ट डिकेड कह सकते हैं कुछ डिकेड्स में, दशक में, इसका डिमांड टाटा स्टील का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. इनफैक्ट कॉलोनियल रूल में, नॉट ओनली इन द इंडिया बल्कि पूरे कॉलोनियल रूल में हम इसका डिमांड पूरी तरह से बढ़ा और फाइनली स्टैब्लिश कर लिया. इसका श्रेय जाता है टाटा स्टील को. अगर इंडस्ट्रियल आयरन स्टील के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत टाटा स्टील से हुई थी, यानी कि टिस्को से हुई थी. तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर था द वेवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स. हु वर द वेवर्स हमने पढ़ा. The decline of Indian textile हमने देखा. लास्ट में देखा cotton mills come up. The sword of Tipu Sultan, that is very important topic actually. Abandoned factories in villages, iron and steel factories come up into the India, जहाँ से टाटा स्टील की कह सकते हैं टिस्को की शुरुआत हुई थी. ओके